नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे आयुर्वेद विला। और आज अपन लोग शल्य तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब शल्य तंत्र के बारे में क्यों पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले मैंने ये विषय क्यों चुना, क्योंकि अमूमन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए शल्य तंत्र थोड़ा सा कठिन विषय पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उन्होंने पहले इसके बारे में सुना नहीं होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी उनको ज़्यादा पता नहीं होती है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक कोई ताल्लुकात नहीं होता है इससे। इस वजह से शल्य तंत्र थोड़ा सा उनको कठिन लगता है फाइनल ईयर में। तो अपन शल्य तंत्र को बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से समझ आएगा और बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। और सिलेबस का एक एक पॉइंट खत्म करके पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। और आपके सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट अगर शल्य तंत्र का आता है तो वो आता है डेफिनेशन। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात कही गई है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज शल्य तंत्र? तो शल्य तंत्र को समझने के पहले हम शल्य को समझते हैं कि शल्य क्या होता है। जो सर्व शरीर में, जो संपूर्ण शरीर में बाधा उत्पन्न करे उसको शल्य कहते हैं। शल्य क्या है? जो भाई जैसे अपन को कोई चोट लग गई, कोई कांटा अपन को चुभ गया, तो कांटा क्या है? शल्य है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो जो भी चीजें बाधा उत्पन्न करें शरीर में उसको हम शल्य कहते हैं। अब शल्य तंत्र की बात करें तो आचार्य सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान 1/9 में हमें क्या बताया है कि तत्र शल्यम नाम। शल्य तंत्र क्या है? तो तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांसु लोह लोष्ठास्ति। मतलब कई सारे लकड़ी के टुकड़े, कई प्रकार के लकड़ी के टुकड़े, पत्थर, धूल के कण, मिट्टी, हड्डी, बाल, नख, पूर, स्राव, दुष्ट व्रण, जो व्रण सही ना हो, आराम से जल्दी सही ना हो, कठिन हो, असाध्य हो, तो दुष्ट व्रण। और व्रणांत गर्भ। अब क्या बोला है? अंतः व्रण, अंतः शल्य। जैसे कोई अपन को शल्य जो है शरीर के अंदर चला गया और वो निकल नहीं रहा, अंतः शल्य। उसके बाद मृत गर्भ, कोई गर्भ पेट में ही, यूट्रस में ही खत्म हो जाए तो क्या कहेंगे? मृत गर्भ। तो इनको निकालने के लिए, शल्योद्रणार्थ, इनको बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र में, जिस विषय में इसका वर्णन किया गया हो, और यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, इनका वर्णन जिस शास्त्र में किया गया हो उसको हम क्या कहेंगे? शल्य तंत्र कहेंगे। कि ऐसा तंत्र जहां पे शल्य के बारे में बताया गया हो और शल्य का निवारण कैसे करना है, शल्य से छुटकारा कैसे पाना है, उसके बारे में बताया गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? शल्य तंत्र। जिसमें व्रण की आम, पश्चिमान अवस्था, पक्व अवस्था के बारे में बताया गया हो उसको क्या कहेंगे? शल्य तंत्र कहेंगे। ऐसा तंत्र जहां पे शल्य के विषय में, शल्य को निकालना कैसे है उसके विषय में, शल्य के द्वारा जो व्रण बना है उस व्रण का विनिश्चय कैसे करें, मतलब उसकी आम अवस्था, पक्व अवस्था, पश्चिमान अवस्था, ये अवस्थाएं हम कैसे निश्चित करें, इन सभी विषयों के बारे में जिस तंत्र में बताया गया हो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? शल्य तंत्र कहेंगे। इतना आया समझ में? अभी अपन ने एक पॉइंट खत्म कर लिया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब बच्चों बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस, शल्य तंत्र का महत्व। शल्य तंत्र का महत्व क्या है? सबसे पहला पॉइंट आता है सदोव्रण चिकित्सा। अब सदोव्रण चिकित्सा क्या है? कि पहले क्या होता था, युद्ध वगैरह होते थे। अब युद्ध में अंतः व्रण हो जाए, बाह्य व्रण हो जाए, तो उसमें क्या है? शल्य तंत्र काम आता था। शल्य अपन सर्जरी के द्वारा उनकी चिकित्सा कर सकते थे, आशुकारी चिकित्सा। अब कुछ स्थितियां ऐसी बनती थी कि जिनमें तुरंत भाई शल्य सर्जरी जो है, सर्जरी क्या है? आशुकारी चिकित्सा, ये शीघ्र चिकित्सा होती है। अब उसके बाद दूसरी बात करें हम विविध तकनीक चिकित्सा, तो ये क्या है? जैसे इसमें क्या होता था? यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, हमारे पास
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चिकित्साएं हैं। तो हम रोग और रोगी के अनुसार ये देख सकते हैं कि किस में कौन सी चिकित्सा उचित रहेगी, ये चिकित्सक के ऊपर निर्भर होता है। फिर उसके बाद आता है औषधि विफलता पर सफल चिकित्सा। अगर कहीं पे औषधि दे रहे हैं और औषधि विफल हो जाए, औषधि काम ना करे उस रोग में, तो वहां पे क्या करेंगे, शल्य चिकित्सा करेंगे। ठीक है। उसके बाद रोगों का समूल निवारण। रोग इसमें संपूर्णतः, जैसे अग्निकर्म में आचार्य सुश्रुत ने बताया कि अग्निकर्म में रोग, जो भी रोग होता है वो समूल नष्ट हो जाता है, मूल सहित नष्ट हो जाता है। तो शल्य तंत्र में क्या है, शल्य, जहां पर शल्य तंत्र का प्रयोग सर्जरी करते हैं, सर्जरी में क्या होता है, समूल रोग नष्ट हो जाता है। गंभीर रोगों की चिकित्सा, कोई भी जब औषधि से हम उपचार करते करते रोग जो है गंभीर अवस्था में पहुंच जाए और वो सही ना हो, तब वहां पे क्या काम आती है, सर्जरी काम आती है। ठीक है। गंभीर रोगों की चिकित्सा में यूज होती है। रचनात्मक चिकित्सा। अब रचनात्मक चिकित्सा क्या है कि जब कठिन परिस्थितियां होती है, कठिन परिस्थिति में रोग की सफल चिकित्सा जिस क्रिया से की जाए, वहां पे शल्य चिकित्सा ही काम आती है। जब गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं रोग, उसके बाद यशप्रद चिकित्सा, कि एक बार आपने सर्जरी कर दी, इफ यू आर अ सर्जन, और आपने बेहतरीन सर्जरी करी है, तो आपको क्या है, उनके घर वाले सराखों पे उठा लेंगे। तो क्या है, यशप्रद चिकित्सा आपको यश दिलाती है। ये पॉइंट्स इतने आपको याद रखने हैं। अगर आप एग्जाम में ये पॉइंट बस लिख के आ गए, इनके अंदर भी नहीं लिखा, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पहला है सदोवरण चिकित्सा, दूसरा है आशुकारी चिकित्सा, मतलब कि शीघ्र चिकित्सा, भाई इससे रोग जल्दी सही हो जाता है। उसके बाद इसमें है ये सदोवरण, इसमें क्या हो रहा था कि वॉर वगैरह में, संग्राम आदि में क्या हो रहा था, आपको जो बाह्य और अंतः व्रण बन रहे थे, उनकी चिकित्सा करने में हेल्पफुल है, शीघ्र चिकित्सा करने में हेल्पफुल है। और क्या है, विविध तकनीक की चिकित्सा, मतलब इसमें क्या बताया गया है आपको, यंत्र, वो इसमें अग्निकर्म, शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अलग अलग कर्म बताए गए हैं ना। तो रोग या रोगी के अनुसार डिसाइड कर ले कि कौन सा कर्म करना है और वो कर ले। तो क्या है, आपके पास ऑप्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं केवल शस्त्र बस है और शस्त्र कर्म ही करना है, नहीं, क्षार कर्म भी कर, जहां पे क्षार की जरूरत है वहां क्षार करें, वहां जहां अग्नि की जरूरत है वहां अग्नि कर्म करें। तो आपके पास ऑप्शन है इसमें। औषधि, जब औषधि जहां विफल हो जाए वहां पे शल्य तंत्र, यहाँ वहां पे सर्जरी यूज हो जाएगी। तो जब औषध भी काम ना करे तब सर्जरी काम आती है। तो ये भी इसका एक पॉइंट है। उसके बाद रोग का समूल जड़ सहित खत्म कर देती है रोग को, गंभीर रोगों में यूजफुल है। और क्या है, रचनात्मक चिकित्सा है। रचनात्मक चिकित्सा के जब कोई भी चिकित्सा काम ना आए तब सर्जरी काम आए। और यशप्रद चिकित्सा, सफल सर्जरी हो गई तो आपको क्या मिलेगा, यश मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। ओके, इतना पॉइंट समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इतिहास की। तो बुक में आपको बहुत सारी कहानी मिल जाएगी, लेकिन एग्जाम में आपको लिखने पड़ते हैं केवल 3 पेज। मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा ये 15 नंबर में कि शल्य तंत्र का इतिहास पता है, शॉर्ट में और संक्षेप में अपन को बताएंगे। ठीक है। तो इतिहास में सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहले हम इसका मतलब आयुर्वेद का अवतरण लिख देंगे, कैसे हुआ, वो भी शल्य तंत्र के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिख देंगे, शल्य संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई। ये हमारा पहला पॉइंट डल जाएगा कॉपी में। ठीक है। शल्य संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब कैसी हुई, सबसे पहले ब्रह्मा जी को क्या हुआ, ज्ञान हुआ आयुर्वेद का। ठीक है। ये हम अकॉर्डिंग टू सर्जरी लिख रहे हैं आयुर्वेद का अवतरण। उसके बाद ब्रह्मा जी को जब ज्ञान हुआ तो क्या बनी, 1,00,000 श्लोक वाली और 10,000 अध्याय वाली
क्या बनी? ब्रह्म संहिता। ठीक है, तो 1,00,000 श्लोक वाली और 10,000 अध्याय वाली ब्रह्म संहिता बनी ब्रह्मा जी को जब ज्ञान हुआ। इन्होंने ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को। उसके बाद ये ज्ञान गया अश्वनी कुमार के पास। अश्वनी कुमार ये क्या है, स्वर्ग के वैद्य थे। ओके, तो अश्वनी कुमार के पास एंड देन इंद्र के पास। और इंद्र से ये डिवीजन हुआ मेनली 3 लोगों में। एक हमारे धनवंतरी, एक आत्रेय और एक काश्यप। आप लोग जल्दी से इतना लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू शल्य तंत्र और आयुर्वेद का अवतरण क्या है कि पहले ब्रह्मा जी के पास उन्होंने क्या किया, 1,00,000 श्लोक और 10,000 अध्याय वाली ब्रह्म संहिता का निर्माण किया। उसके बाद दक्ष प्रजापति के पास ये ज्ञान गया। उसके बाद अश्वनी कुमार के पास, देन इंद्र के पास, और इंद्र से इन 3 ऋषियों के पास गया। ठीक है, अब उसके बाद जो शल्य संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ है, जो बढ़ा है शल्य तंत्र, वो मेनली बढ़ा है धनवंतरी से। इनसे क्या हुआ, शल्य संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, प्रादुर्भाव तो धनवंतरी से हुआ है मेनली शल्य संप्रदाय का प्रादुर्भाव। ठीक है, अब उसके बाद इसके आगे की कहानी हम आगे लिखते हैं। एक मिनट बच्चों, अब यहां पे आ गए धनवंतरी। इनसे क्या हो रहा था, शल्य संप्रदाय का प्रादुर्भाव। ठीक है, धनवंतरी से हो रहा था शल्य संप्रदाय का प्रादुर्भाव। अब इसके भी आगे कहानी बढ़ी। तो सबसे पहले ये ज्ञान गया हमारे महर्षि सुश्रुत को और कुछ अन्य शिष्यों को। आप चाहे तो अन्य शिष्यों के नाम ना भी लिखें और चाहे तो लिखें। अगर आपको लिखने हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन थे। औपधेय, औरम, व्याकरण, कौशलावत, करवीर और गोपुरक्ष। ठीक है, तो धनवंतरी से ये ज्ञान आया सुश्रुत के पास और कुछ अन्य शिष्य थे, औपदेय, औरम, व्याकरण, कौशलावत, करवीर, गोपुरक्ष। उसके बाद सुश्रुत संहिता के मुख्य टीकाकार अपने कुछ सुश्रुत संहिता के कुछ मुख्य टीकाकार, फिर इसके बाद यहाँ पे अपनी सुश्रुत संहिता बन गई। ठीक है, अब उसके बाद जो कुछ मुख्य टीकाकार आए वो कौन थे, डल्हड़ाचार्य। आप जब पढ़ेंगे पूरी शल्य तंत्र तो आपको 2 ही लोगों के रेफरेंसेस मेनली पढ़ने, सुश्रुत और डल्हड़ के। ठीक है, क्योंकि ये इनके सबसे मुख्य टीकाकार थे, डल्हड़ाचार्य। उसके बाद ज्ञादास, इनका कहीं कहीं पे रेफरेंसेस मिलेगा जो अपन पढ़ेंगे, और चक्रपाणि दत्त। ठीक है, ये इनके मुख्य टीकाकार हुए। यहां तक आया समझ में? यहां तक केवल अवतरण हो रहा है और धीरे धीरे सुश्रुत संहिता बन रही है। ये तो हमने बता दिया कि कहां से शुरू हुआ और कहां पे सुश्रुत संहिता बनी। ठीक है, ये इसका इतिहास। अब उसके बाद हम इसका इतिहास देखेंगे अलग अलग रूपों में। तो इसमें सबसे पहले आ जाएंगे अपने कि वेद में क्या वर्णन आया है। तो वेदों में क्या वर्णन आया है, तो वेद में सबसे, अब बुक में देखोगे आप
तो आपको बहुत कहानियां मिल जाएंगी, लेकिन अपन को 3 पेज भरने से मतलब है, 15 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मतलब है। आप एक पेज में आराम से आयुर्वेद का अवतरण लिख सकते हैं डिटेल्ड में। सेकंड पेज से आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे वर्णन आया है। तो सबसे पहले आपका वेदों का वर्णन, तो वेदों में वर्णन, तो वेदों में क्या क्या वर्णन मिलता है। जैसे हमें एक वर्णन आपका मिलता है कि जो ऋषि पराव्रत थे, ऋषि पराव्रत क्या थे, लंगड़े थे और चल नहीं पाते थे वो, और दूसरी बात वो क्या थे, अंधे भी थे। तो क्या हुआ, उनको गमनशील भी किया और उनको चक्षु प्रदान भी करे, दोनों चीजें करी। तो यहाँ पे एक वर्णन आ गया कि सब भाई सर्जरी हुई होगी तभी तो उनको पैर मिला, और दूसरी बात आंख मिली। तो अंधे थे और पंगु थे, तो पंगु को गमनशील किया, ऋषि पराव्रत को गमनशील किया और उनको चक्षु प्रदान करे। दूसरा वर्णन क्या आता है कि वाल्मीकि रामायण में आता है कि इंद्र के क्या थे, अंडकोश जो थे वो गिर गए। तो क्या हुआ, जो भेड़ थी, भेड़ के अंडकोश को का प्रत्यारोपण किया। तो ये आपका दूसरा वर्णन मिल गया। तीसरा क्या लिख सकते हैं इसमें पॉइंट, कि जो खेल राजा था उनकी जो पत्नी थी विशाला, उसको तांबे और या फिर लोहे की जांघें थी। ठीक है, ये 3 आप पॉइंट इसमें आराम से डाल सकते हैं और खत्म कर सकते हैं ये वेदों में वर्णन। एक अपने ऋषि पराव्रत वाला, अब ऋषि पराव्रत क्या थे, पंगु थे, तो इनको गमनशील बना दिया था। दूसरा ये क्या थे, ये अंधे थे, तो इनको चक्षु प्रदान कर दी थी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप इस पर क्या डाल सकते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें क्या है, इंद्र को भेड़ के अंडकोश प्रत्यारोपण का उल्लेख है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप क्या डाल सकते हैं कि जो खेल राजा थे उनकी जो पत्नी थी विशाला, उनको क्या हुआ, तांबे या लोहे की जांघें मिल गई। ठीक है, आप वेदों में आराम से ये 3 पॉइंट डाल के वेद का पॉइंट खत्म कर सकते हैं। आपका 4-5 लाइनें आराम से भर जाएंगी एग्जाम कॉपी में। ओके, अब उसके बाद दूसरा आंसर बात करेंगे किस चीज की, धन्वंतरी। भाई इतिहास की बात कर रहे हैं ना, अब सारे सबके पॉइंट आएंगे धीरे धीरे, लेकिन सारी चीजें कंसाइज और शॉर्ट फॉर्म में रहेंगी। तो धन्वंतरी, तो धन्वंतरी क्या हो रहा है, सुश्रुत संहिता के ये कौन है, उपदेष्टा कौन है। अब इसमें भी काफी ज्यादा मतभेद है। क्यों, इसलिए मतभेद है कि जब धन्वंतरी का वर्णन आया और धन्वंतरी के साथ ही काशीराज जो थे ना, काशीराज देवोदास, इनका भी वर्णन आया। तो कुछ लोगों का मत था कि इनके उपदेष्टा धन्वंतरी और कुछ लोगों का मत था कि काशीराज देवोदास। अच्छा, काशीराज देवोदास को हम द्वितीय धन्वंतरी भी कह सकते हैं। आप मेरी बातों को नोट करती जाइए, हर चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूँ, तो क्योंकि इतिहास लिख रहे हैं और बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लिखता रहूंगा तो आप मेरी, और मैं आपको नोट्स भी अपनी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, तो आप ड्राइव पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, लिखित, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे इतिहास वो उपदेष्टा कौन है, धन्वंतरी। इनका जो काल क्या रहा, काल की बात करें ठीक है, इनका 100 से 1500 ईसा पूर्व इनका काल माना जाता है। इसमें क्या, हाँ मैं मतभेद की बात कर रहा था, तो मतभेद रहे कि भाई काशीराज देवोदास हैं या धन्वंतरी हैं, इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट रहा। लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो धन्वंतरी को न मान के हम काशीराज देवोदास को इनका मेनली उपदेष्टा
कहते हैं, वो ज्यादा युक्ति संगत लगता है, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब धन्वंतरी जो है, आप एक पॉइंट इसमें एक और डाल सकते हैं कि धन्वंतरी क्या है, 3 शब्दों से मिलकर बना है, धनु प्लस अंत प्लस अरि। ठीक है, इसमें धनु का अर्थ क्या है, कर्म, अंत का अर्थ क्या है, नकारात्मक, और अरि, अरि का अर्थ क्या है, शत्रु। ओके, तो ये भी आप डाल सकते हैं कि धनवंतरी का अर्थ क्या है इस धनवंतरी शब्द का, इसी में। उसके बाद अर्थात करके आप डाल सकते हैं कि धनवंतरी का मतलब क्या हुआ, व्याधि का शत्रु, कोई भी व्याधि उत्पन्न हुई तो उसको नष्ट ही करेगा ये, इसलिए इनको धनवंतरी कहा जाता है। ये बहुत बड़े वैद्य थे। अब उसके बाद हम सुश्रुत की बात करते हैं। आप धन, तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे धनवंतरी है, हो क्या रहा है कि जैसे धनवंतरी है, धनवंतरी के व्याख्याओं द्वारा प्राप्त उपदेशों का जो संकलन है वो सुश्रुत संहिता के रूप में है। जो भी धनवंतरी ने व्याख्यान करे, जो भी उन्होंने उपदेश दिए, उन सब का जो संकलन है वो सुश्रुत संहिता में है। दूसरी बात क्या आती है सुश्रुत संहिता के जब बारे में आप लिखेंगे कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने सबसे पहले सुश्रुत तंत्र किस चीज का निर्माण किया, सुश्रुत, सुश्रुत तंत्र की रचना करी। उसके बाद कुछ समय बाद कालांतर में नागार्जुन आए, और नागार्जुन ने क्या किया, इसका प्रतिसंस्कार किया। नागार्जुन ने प्रतिसंस्कार किया। ठीक है, अब उसके बाद आप डाल देंगे पॉइंट कि इसमें 5 स्थान हैं। 5 स्थान कौन कौन से हैं, सूत्र स्थान, दूसरा निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान। सबके अध्याय भी बता देंगे। 46 अध्याय, 16, 10, 48, टोटल 120 चैप्टर, टोटल 120 अध्याय। आपने इतना बता दिया। आपने सुश्रुत संहिता के बारे में बता दिया कि कौन इसके उपदेष्टा है, कौन इसके प्रतिसंस्कार किसने किया, इसकी रचना क्या हुई, पहले इसका नाम क्या था, प्रतिसंस्कार के बाद इसका नाम क्या हुआ, सुश्रुत संहिता हुआ। उसके बाद नागार्जुन ने प्रतिसंस्कार किया, 5 स्थान हैं, इतने चैप्टर हैं। अब उसके बाद आप मेन चीज इसमें पढ़ेंगे। आपने इतना बता दिया इतिहास के बारे में, इतना इतिहास इनफ है लिखने के लिए। कुछ इनकी हिंदी टीका वगैरह। अब आप मेन चीज पढ़ेंगे शल्य तंत्र की अवनति के कारण। शल्य तंत्र की अवनति क्यों हुई। अवनति का अर्थ होता है कि इसका ह्रास क्यों हुआ। ठीक है, धीरे धीरे ये कम, ये जो तंत्र है, जो सर्जरी है, आयुर्वेद में सर्जरी जब पहले इतनी प्रख्यात थी तो फिर धीरे धीरे ये कम क्यों होने लगी। तो इसमें आप कुछ पॉइंट डाल सकते हैं। सबसे पहले कि संज्ञाहरण का अभाव था। एक पॉइंट आप क्या डालेंगे फिर, संज्ञाहरण का अभाव। दूसरी बात आप क्या डाल सकते हैं, शव विच्छेदन का अभाव।
शव विच्छेदन का अभाव का अर्थ क्या हुआ कि डेड बॉडीज नहीं मिला करती थी, तो शव विच्छेदन बंद हो गया और धीरे धीरे शारीर विज्ञान के बारे में लोगों को शिक्षा हम नहीं दे पाए, जिस कारण इसका ह्रास हुआ। दूसरा तो बाह्य आक्रमण की। अब बाह्य आक्रमण इसमें क्या हो रहा था कि बाह्य आक्रमण में 7वें 8वें शतक के टाइम पे भारत पे बाहर से काफी ज्यादा आक्रमण हो रहे थे, जिस कारण उन आक्रमण के दुष्प्रभाव से आयुर्वेद, उसका प्रभाव क्या है आयुर्वेद पर भी पड़ा और शल्य तंत्र पर भी हुआ। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल राज की स्थापना। तो जब मुगल राज आया तो उस समय पर्दा की प्रक्रिया बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो स्त्रियां क्या है पर्दा में रहती थी, बुर्का पहनती थी, नकाब पहनती थी, तो सर्जरी पॉसिबल नहीं थी। उस समय नाड़ी चिकित्सा काफी ज्यादा प्रचलित होती थी और शल्य तंत्र का ह्रास हुआ उस वजह से। फिर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव पड़ा। क्या हुआ कि उस समय जो सम्राट अशोक थे उन्होंने कह दिया था कि नहीं, हिंसा के विरुद्ध हो गए थे, वो अहिंसा अपना ली थी, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चिकित्सा बैन करो, ये नहीं होगी सर्जरी, क्योंकि भाई हमारे पास क्या नहीं था, संज्ञाहरण नहीं था। उस चक्कर में लोगों को दर्द होता था, पेनफुल चिकित्सा है भाई। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। तो सम्राट अशोक का टाइम था वो, तो सम्राट अशोक ने कह दिया कि कोई भी हिंसा वाली चिकित्सा नहीं की जाएगी। उसके बाद अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण हुआ, और अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने क्या किया, हमारी जो आयुर्वेद पद्धति थी उसको धीरे धीरे कम करा और उन्होंने अपनी नई चिकित्सा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने और कहा कि इससे चिकित्सा की जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, अंग्रेजों का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो धीरे धीरे आयुर्वेद का ह्रास होने लगा, नई चिकित्सा पद्धति इंट्रोड्यूस हो गई लोगों के बीच, ठीक है। उसके बाद संहिता ग्रंथों का संहिता ग्रंथों का अभाव हुआ। ये संहिता ग्रंथों का अभाव कैसे, सुश्रुत के जो समकालीन शिष्य थे उनके द्वारा जो संहिताएं लिखी गई वो आज उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है उपलब्ध, क्योंकि आक्रमण हुए, अंग्रेज आए, उन्होंने भी नष्ट करी काफी, फिर मुगल साम्राज्य के कुछ तुर्की के राजा थे, ऐसे कई लोगों के द्वारा हमारी जो संहिताएं हैं वो धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट होती गई। जो उनके सुश्रुत के साथ वाले जो शिष्य थे उन्होंने भी शल्य तंत्र के बारे में काफी डिस्क्रिप्शन में लिखा था, काफी सारी चीजें लिखी थी, पर वो चीजें आज उपलब्ध नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो अपूर्ण रूप से उपलब्ध होती हैं। तो ये पॉइंट है जो शल्य तंत्र के अवनति के कारण बने और धीरे धीरे शल्य तंत्र की हानि होती गई। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि भाई इसकी अवनति तो हो गई, पर अब ऐसा क्या किया जाए कि इसका उत्कर्ष हो। उत्कर्ष मतलब इसको बढ़ाया जाए, तो भाई उसके भी उपाय देख लेते हैं कि शल्य तंत्र के उत्कर्ष के उपाय। शल्य तंत्र के उत्कर्ष के उपाय। तो इसमें हम पहला पॉइंट डाल सकते हैं योग्यता या कर्म अभ्यास से। भाई हमें इसको बढ़ाना है ना, तो कैसे बढ़ाएंगे, पहले तो हम शिक्षित करेंगे, लोगों को योग्य बनाएंगे, और जब वो योग्य हो जाएंगे तब हम क्या करवाएंगे, उनसे कर्म अभ्यास करवाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो बाय द मेथड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वी कैन इंप्रूव द शल्य तंत्र। ओके, देन अब बात करते हैं राजा
देखिए, राजाश्रय प्राप्त करना, ये दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आयुर्वेद का अध्ययन या अध्यापन करने के लिए आयुर्वेद के जो केंद्र हैं उनको स्थापित करें, ऐसे इंस्टीट्यूट खोलें नए नए जहां पे ये शिक्षा ग्रहण की जा सके। वो कैसे होगा? जो राजा पहले के टाइम पे बोलते थे, जो हमारी गवर्नमेंट है आज के टाइम पे, उनसे वो लोग क्या ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए, उनको पढ़ाया जाए इसके बारे में। दूसरी बात, तीसरी चीज अब आती है प्राचीन शल्यकर्म की खामियों को दूर करना। ठीक है, तो पहले के समय, पहले के टाइम पे जो शल्यकर्म में जो कमियां थी, अब कमियां क्या थी? पहली चीज तो भाई आसुरी चिकित्सा थी एक हिसाब से, जिस प्रकार लोग बाग उसको पकड़ते थे, फिर उसके बाद शल्यकर्म किया जाता था। ठीक है, आसुरी चिकित्सा थी तो सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि संज्ञाहरण नहीं था। ठीक है, तो इन जैसी जो भी कमियां रही हो उनको धीरे धीरे कम करना। अब उसके बाद जो संज्ञानाशक द्रव्य है उनका उपयोग करना। भाई देखो, हमेशा अच्छी चीजों को गेन करना चाहिए और बुरी चीजों का त्याग करना चाहिए। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे में भाई कमी है किस चीज की? संज्ञाहरण की। मॉडर्न चिकित्सा का बेस्ट पार्ट क्या है? एनेस्थीसिया। तो हमें क्या है? मॉडर्न पैथी से हमें संज्ञानाशक द्रव्य एक्सेप्ट करने चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या आता है? शल्य तंत्र को पूर्णतः व्यवहारिक बनाना। अब शल्य तंत्र का पूर्णतः व्यवहारिक बनाना, इसका मतलब हुआ कि जो कमियां हैं हमारे में और जो मॉडर्न चिकित्सा है, आधुनिक चिकित्सा है, उनसे मिलकर हमें अपनी कमियों को दूर करके, उनकी चीजों को ग्रैब करके, नई चीजों को, और इस चिकित्सा को व्यवहारिक बनाना, सबके लिए उपलब्ध करवाएं इसको। ठीक है, ताकि इसका लाभ सब लोग ले सकें। ठीक है, व्यवहारिक रूप में। अब उसके बाद जो भी शल्य तंत्र में, जैसे शल्य तंत्र में उपयुक्त उपकरणों का मानकीकरण। भाई जो हमारे शल्य तंत्र में उपयोग हो रहे हैं, जैसे क्षार, अग्नि, जलों का, काफी चीजें हैं जो अच्छी भी हैं, तो उन सब का क्या है? मानकीकरण हो। ठीक है, क्योंकि देखो जो चीजें अच्छी हैं तो उनका मानकीकरण का मतलब आपको मैं बता दूं, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की प्रमाणिकता मिल जाना। ठीक है, तो उन सब का मानकीकरण हो जाए। अब उसके बाद एक पॉइंट और इसमें हम क्या डाल सकते हैं? जो मर्म स्थान है, मर्म स्थान का ज्ञान। तो मर्म स्थान का ज्ञान होना, मर्म स्थान का, भाई जो भी शल्य तंत्र प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उनको मर्म स्थानों का ज्ञान कराएं, क्योंकि मर्म स्थानों पर अगर हम शल्य कर्म नहीं किए जाते हैं, मर्म स्थान पर करेंगे तो रोगी की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए मर्म स्थानों का ज्ञान कराना। तो इस प्रकार इसके ये हो गए उत्कर्ष के उपाय। तो हमने क्या देखा? हमने पहले इतिहास देख लिया। इतिहास में सबसे पहले आपका अवतरण आ गया शल्य तंत्र के हिसाब से। उसके बाद हमने इसका वर्णन देख लिया, वेदों में वर्णन क्या है, धन्वंतरी क्या है, धन्वंतरी शब्द आया कहाँ से, मतलब इसका अर्थ क्या है धन्वंतरी शब्द का, इसका काल क्या था, इसके उपदेष्टा में जो मतांतर है वो देख लिया हमने, कि कुछ लोग कहते हैं धन्वंतरी हैं, कुछ लोग कहते हैं काशीराज देवोदास हैं। उसके बाद मेन इसमें हमने बोल दिया कि काशीराज देवोदास को हम क्या कह सकते हैं? द्वितीय धन्वंतरी भी कह सकते हैं, और यही इनके उपदेष्टा है। इस मतांतर को एक खत्म करके हमने कह दिया कि युक्ति संशय रूप से
हमारे काशीराज देवोदास इसके उपदेष्टा हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो शुश्रुत संहिता के बारे में हमने पढ़ा कि शुश्रुत संहिता में कितने अध्याय हैं, शुश्रुत संहिता के प्रति संस्कार किसने किया, उपदेष्टा कौन है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि इसके अवनति के कारण क्या क्या रहे। उसके बाद हमने देख लिया कि इसके उत्कर्ष के उपाय क्या है। इतना आप इतिहास में लिख देंगे, आपको 15 में से आप अगर पूरे पॉइंट लिख के आएंगे तो 12 नंबर कहीं नहीं गए। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, आपका पहला पॉइंट खत्म होता है जिसमें हमने आज देखा कि डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन के बाद हमने उसका महत्व देखा, महत्व में उसके बाद हमने इसका इतिहास देखा। आपकी इतनी चीजें समाप्त हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पॉइंट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।